गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का संशोधन। देखिए, पिछले कई दिनों से हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। आज ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर जो भी नई अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, संविधान का संशोधन। कोई भी संविधान निर्माती सभा ये दावा नहीं कर सकती कि उसके द्वारा संविधान में रखे गए प्रावधान हमेशा के लिए उसमें कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए किसी भी देश के संविधान निर्माताओं को इस बात पर विचार करना होता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे और कितनी मात्रा में दिया जाए। अब देखिए, सिंपल सी बात है, हमने समझा कि जिन देशों की राज्य व्यवस्था अर्थात वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम एकात्मक होता है, यूनिटरी होता है या एकात्मक ढांचे पर आधारित होता है, वहाँ के संविधान प्राय लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। वहाँ पर संविधान में कुछ संशोधन करना है तो बेहद सरल प्रक्रिया से उन्हें बदला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखें कि जिन देशों की राज्य व्यवस्था संघात्मक ढांचे पर आधारित होती है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम फेडरल होता है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है अर्थात संघात्मक ढांचा होता है। वहाँ पर संविधान में संशोधन बहुत ही कठोर प्रक्रिया होती है। वहाँ संविधान में संशोधन करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सामने ये ब्रिटेन और अमेरिका का, ब्रिटेन का लचीला है, अमेरिका का कठोर है। ये दोनों ही अपने विपरीत ध्रुवों वाले उदाहरण हमारे समक्ष थे। अब ब्रिटेन का संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल है, अमेरिका का बहुत ही कठोर है। ठीक है, तो अब हमारे जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो दोनों इस अतिवादी स्थिति से बचना चाहते थे। वे न तो इंग्लैंड की तरह भारत की संसद को इतनी शक्ति देना चाहते थे कि वे निर्बाध तरीके से संविधान में जो मन चाहे वो संशोधन कर ले, ऐसा भी नहीं चाहते थे। और न ही अमेरिकी व्यवस्था की तरह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया जाए कि उसमें फिर आवश्यकता के अनुरूप कोई संशोधन ही नहीं कर पाए। इसलिए दोनों जो पक्ष थे उसमें तालमेल और समन्वय बैठाने की आवश्यकता थी, और जो उस तालमेल को या सामंजस्य या समन्वय को बैठाने का बखूबी हमारी संविधान सभा ने काम किया। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा देश एक बहुत संस्कृति वाला, विविधता वाला देश है। ये तय है कि समय के साथ आगे आगे संविधान में कई संशोधन करने अति आवश्यक हो जाएंगे, संविधान में बदलाव भी करने होंगे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये दोनों प्रक्रियाओं का एक प्रकार का समन्वय बैठाया, ठीक है, ताकि उसमें संविधान में संशोधन आवश्यकता के अनुरूप किए जा सके। अब देखिए, जो संविधान संशोधन के तरीके हैं, जो मेथड है कि संविधान में कैसे अमेंड किया जा सके, संशोधन किया जा सके, प्राय इसके आमतौर पर समझने के लिए दो तरीके से लेते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, इनफॉर्मल और फॉर्मल। देखिए, इनफॉर्मल में क्या होता है, क्योंकि ये तरीका डायरेक्ट न्यायपालिका से जुड़ा होता है। आप सभी को पता है हमारे संविधान की जो मौलिक व्याख्या, संविधान की जो मौलिक व्याख्या के जो अधिकार है वो किसके पास है? हमारी न्यायपालिका के पास, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो मतलब संविधान की जो मौलिक व्याख्या करता है और उस व्याख्या के कारण किसी संविधान के उपबंध में परिवर्तन आ जाता है तो वो एक स्वतः ही संशोधन माना जाता है। तो ये कौन सा तरीका है? ये अनौपचारिक है। कौन सा तरीका है? अनौपचारिक। लेकिन आमतौर पे ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट तो हमारे संविधान का रक्षक है। लेकिन कभी किसी ऐसा कोई प्रश्न उपबंध या ऐसा कोई सारवान प्रश्न उपस्थित हो जाए तो उस पर हमारा संविधान इस प्रकार की व्याख्या कर सकता है। तो इसको सामान्य तौर पर समझने के लिए अनौपचारिक में कहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण समझना ये है कि संविधान में जो औपचारिक तरीके से अर्थात फॉर्मल तरीके से जो संशोधन होता है वो आज हम समझने का प्रयास करें। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया अपनाई गई है? 3 प्रकार से। कि संविधान के विभिन्न उपबंधों में पृथक पृथक महत्व है।
संविधान के अंतर्गत जो जो उपबंध हैं उनका अपना एक अलग अलग महत्व है, इसलिए उनमें संशोधन की प्रक्रिया को एक समान नहीं रखा गया। कुछ को बदलने के लिए सरल बनाया गया, कुछ को बदलने के लिए कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इस तीनों प्रक्रिया को आज समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट बता दो आपको कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में है, लेकिन 368 में तीनों प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, केवल दो प्रक्रिया का है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन अर्थात सहमति। ठीक है, ये दो प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के 368 में उल्लेख है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया है? 3 है। देखो, पहली कौन सी है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से किए जाने वाले संशोधन, सिंपल मेजोरिटी। ध्यान से सुनना आपको और समझना है। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें पहली कौन सी है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से जो किए जाने वाले संशोधन हैं वो किस प्रकार से सिंपल मेजोरिटी से वो किए जा सकते हैं। संविधान में जिन उपबंधों का विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है, संविधान के जिन उपबंधों का कोई विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है, उनमें संशोधन के लिए अत्यंत लचीली प्रक्रिया को अपनाया गया। अगर उनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव करना है तो अत्यंत लचीली प्रक्रिया को अपनाया गया, और ऐसे उपबंधों के संशोधन के लिए संसद का केवल साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत ये होता है कि हमारे दोनों सदन, हमारी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति, दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति, मतलब कुल संख्या के आधे से एक अधिक हो तो ये हमारा साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो जाता है। पर ध्यान ये रखना है कि साधारण बहुमत से जो भी संशोधन होते हैं उनको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, उनको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब देखना, संविधान में संशोधन तो हो गया, स्वरूप में बदलाव आ गया, लेकिन इसको अपन संविधान संशोधन मतलब 368 के तहत नहीं मानेंगे। ये इस प्रकार की लचीली प्रक्रिया को अपनाने के लिए, और कुछ ऐसे उपबंध थे जिनमें परिवर्तन कभी भी किया जा सके, आज आसान प्रक्रिया को अपनाने के लिए हमने ये किया था। अब आपको समझना है कि ऐसे संविधान कौन कौन से उपबंध हैं जो साधारण बहुमत की प्रक्रिया से हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है या उसकी सीमाओं में बदलाव करना है या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी तीसरे राज्य का निर्माण करना है या किसी के नाम में परिवर्तन करना है, तो ये इस प्रकार का परिवर्तन करना है तो कौन सा होगा? साधारण बहुमत। आपके सभी के समक्ष एक ताज़ा उदाहरण है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो ये सब साधारण बहुमत की प्रक्रिया से संपन्न हो सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश जैसे जो संवैधानिक पद है और उन पदों से जो जुड़े जो पदाधिकारी है उनके वेतन भत्तों में कुछ संशोधन करना है, वेतन बढ़ाना है, भत्ते बढ़ाने हैं, क्योंकि घटाते तो कोई है नहीं, इसलिए कोई भी परिवर्तन करना है तो इस साधारण बहुमत से संपन्न हो सकते हैं। दूसरे, संसद द्वारा जो संसदीय विशेषाधिकार है, हमारे सांसदों को जो संसदीय विशेषाधिकार मिले हैं उनको परिभाषित करना है, उनमें कोई बदलाव करना है तो भी साधारण बहुमत से होता है। इसके अलावा संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को परिवर्तित करने की शक्ति भी साधारण संशोधन से संपन्न होती है। किसी राज्य के लिए विधान परिषद का निर्माण करना, यह भी साधारण बहुमत से होता है। और किसी संघ राज्य क्षेत्र यथार्थ हमारा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, इसके लिए किसी प्रकार की मंत्री परिषद का सृजन करना है तो भी किससे होगा? साधारण बहुमत से। तो देखिए, जो साधारण उपबंध हैं उनमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो वो साधारण बहुमत से है। लेकिन आपको समझना यहाँ पर यही बात है कि साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाते हैं। संशोधन होता है लेकिन वो 368 के तहत नहीं मान सकते। आई बात समझ में? ये आपको स्पष्ट करना है। ये जो विशेषता है वो करीब करीब हमारे मतलब संविधान में ब्रिटेन के संविधान के जो लचीलेपन को स्पष्ट करती है, उसको प्रकट करती है। अगला है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। विशेष बहुमत के आधार पर किए जाने वाले संशोधन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में 368 में इसका उल्लेख किया गया है।
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। संघीय ढांचा, हमारा संविधान में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनको एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में उसको उल्लेख किया है। किसने? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो संघीय ढांचे को छोड़कर शेष हमारे संविधान में जिस किसी भी उपबंध को संशोधित करना है वो सारे के सारे उपबंध विशेष बहुमत से ही संशोधित हो सकते हैं। अब यहाँ पे समझना आपको ये है कि ये विशेष बहुमत होता क्या है। देखिए आपको पता है कि जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक होता है तो वो दोनों सदनों से पारित करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी संविधान संशोधन होगा वो किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा है कि राज्यसभा है, तो प्रत्येक सदन को उस विधेयक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। देखिए अब कोई भी सदन है मतलब है तो उस विधेयक को जब पेश किया जाएगा तो कुल संख्या का बहुमत होगा, ऐसा नहीं। और कुल संख्या का मतलब ऐसा है कि हमारी जैसे लोकसभा है, लोकसभा के 545 है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हर समय इतने हमारे सांसद लोकसभा में हाजिर नहीं होते, उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो जब भी अगर ये संविधान संशोधन पेश किया जाएगा तो उस समय हमारे लोकसभा के कुल संख्या के आधे से अधिक होंगे, तब तो बहुमत होगा, तब तो पेश किया जाएगा। ध्यान रखना उस समय उस विधेयक को पेश किया जाएगा और जब उस विधेयक को पारित करना होगा तो फिर क्या होगा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 समर्थन होगा, तब ही वो उस सदन से वो विधेयक पारित माना जाएगा, अन्यथा नहीं। कुल संख्या का 2/3 बहुमत अनिवार्य है, तब जाके वो पारित होता है। इसको कहते हैं विशेष बहुमत। तो ये एक सदन से हो गया तो दूसरे सदन से करवाना पड़ता है। दोनों सदनों से होने के बाद में फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए वो बिल जाता है। ठीक है, तो ये है विशेष बहुमत से। इससे प्राय जैसे वो मूल अधिकार में है या हमारे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व है, या और भी कोई हमारे संविधान में कोई संशोधन करना है तो वो किससे होगा? विशेष बहुमत से होता है। अगला जो तीसरा स्टेप है, जो तीसरा तरीका है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कठोर है। विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। देखिए संविधान में कुछ उपबंधों में संशोधन करने के लिए अत्यंत कठिन प्रक्रिया को अपनाया गया है, क्योंकि ये वो प्रावधान है जिनका संबंध हमारे संविधान के संघात्मक ढांचे से है, फेडरल स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसलिए उनमें कोई भी संशोधन करना है तो बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया से या कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए वही है, तो एक तो उस विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करना होगा। उस संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित करना होगा। और विशेष बहुमत का तात्पर्य वही कि कुल संख्या के बहुमत के साथ साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या के समर्थन से है। आई बात समझ में? कुल संख्या के बहुमत के साथ साथ उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित मतलब सदन में उपस्थित और फिर उसमें मतदान करने वाले सदस्यों को कितना होना चाहिए? 2/3। आप इस पर समझ लीजिए। साधारण बहुमत मतलब आधे से एक अधिक, विशेष बहुमत कुल संख्या का 2/3 वो होता है विशेष बहुमत। ठीक है, तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना। और उसमें ही अगली जो स्टेप है वो है कि उस विधेयक को पारित होने के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प यानी रिजोल्यूशन पारित करना जरूरी होता है, अर्थात समर्थन देना जरूरी हो जाता है। कहने का तात्पर्य भारत के जो राज्य हैं उसमें उस विधेयक को भेजा जाएगा। कम से कम उसमें 28 राज्यों में से आधे से अधिक राज्य यानी कम से कम 15 राज्यों की अनुमति या समर्थन अति आवश्यक है। ये अगर 15 राज्यों का समर्थन प्राप्त हो जाता है फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। इस प्रकार से ये विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संविधान संशोधन प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पे समझना है कि इस प्रक्रिया में कौन कौन से संविधान में संशोधन हो सकते हैं। जैसे भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव में जो कोई उपबंध है उनमें कोई बदलाव करना है, यानी निर्वाचन संबंधी कोई उपबंध में संशोधन करना है तो वो किससे होगा? विशेष बहुमत से होगा। दूसरा, संघ और राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें कोई विस्तार करना है तो भी वो इसी प्रक्रिया से होगी। ठीक है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ कोई संघ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूटीज
संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की न्यायपालिका से संबंधित कोई उपबंध है वो भी इसी प्रक्रिया से होंगे। दूसरा, हमारे केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियाँ हैं, कानूनी शक्तियाँ हैं, उनके वितरण से जुड़े हुए उपबंध है तो भी इसी से होगा। तथा संसद में विभिन्न राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग राज्यों का जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, उसमें कोई बदलाव करना है तो भी यही प्रक्रिया होगी। 7वीं अनुसूची जिसमें शक्तियों का वितरण है, अलग अलग सूचियाँ बनाई गई है, उसमें कोई बदलाव करना है तो भी यही प्रक्रिया होगी। और यही नहीं, अगर हमारे संविधान के संशोधन का जो अनुच्छेद 368 है, 368 में ही कोई बदलाव करना है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये हमने समझे 3 स्टेप: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का विधानमंडलों का समर्थन। ये 3 प्रक्रिया हमने समझी कि भारत के संविधान में संशोधन इन उपरोक्त 3 आधारों पे हो सकता है। स्पष्ट बात यही करनी है आपको कि साधारण बहुमत से जो भी संशोधन होता है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, लेकिन संशोधन हो जाता है। 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। उसके तहत 2 प्रक्रिया होती है: विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत से के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। इस प्रकार से हमने ये 3 तरीके और प्रक्रिया को समझा। अब आपको ये समझना है कि संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया जो स्टेप बताए, उनमें सबसे पहले हमारी जो सदन है, हाउस है, चाहे लोकसभा है और राज्यसभा है, इनमें कैसे कैसे क्या क्या किस प्रक्रिया से होता है, उसकी जो प्रक्रिया जो विभिन्न चरण है वो समझने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है, संविधान में संशोधन के जो प्रस्ताव है, संसद के दोनों सदनों में से किसी से भी प्रारंभ किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये उल्लेख नहीं है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो भाई सबसे पहले लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान में संशोधन करना है तो दोनों सदनों में से किसी से भी इनिशिएट किया जा सकता है, किसी से भी प्रारंभ किया जा सकता है। बात स्पष्ट समझ में आई कि संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदनों में से किसी से भी प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया वही होगी जो साधारण तौर पर एक साधारण विधेयक क्या होता है, यानी साधारण विधेयकों को पारित करने की जो प्रक्रिया है ऐसे ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया का है, ठीक है। दूसरा, आपको ये भी समझना है कि अगर संविधान संशोधन विधेयक है उसको प्रस्तुत करना है हमारी सदन में, तो उसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि धन विधेयक को जो पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक में लाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति को नहीं पूछा जाएगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता या पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। उसके बाद इसकी जो पारित होने की जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको पहले बताया कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत अर्थात कुल सदस्य संख्या के आधे या अधिक तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। जब पेश किया जाएगा तब कुल बहुमत होगा, जब उस पर वोटिंग होगी, पारित किया जाएगा तो उस समय फिर कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत अनिवार्य है, ठीक है। इस प्रकार से एक सदन से पास हो गया, फिर दूसरे सदन जाएगा, दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया होगी जो बिल्कुल साधारण विधेयक पे होती है, ऐसे कि पुनः वहाँ पर भी उस सदन की कुल संख्या के बहुमत और फिर उसके विशेष बहुमत अर्थात 2/3 सदस्य के आधार पर उसको पारित किया जाएगा। दोनों प्रक्रिया सेम होगी दोनों सदन से, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी साधारण विधेयक पर कोई गतिरोध पैदा हो जाता है तो हमारे संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर से आपको बता रहा हूँ कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में किसी प्रकार की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान ये रखना है कि अगर हमारी संसद में अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक आ गया है और उसको पारित करना अति आवश्यक है लेकिन बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ऐसा ही इसमें ये प्रावधान नहीं है कि भाई जॉइंट सिटिंग मीटिंग मतलब बुला दो, आप संयुक्त बैठक बुला दो, नहीं, बिल्कुल स्पष्ट तौर से संविधान संशोधन विधेयक पर किसी प्रकार की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। आई बात समझ में? इस प्रकार से दोनों सदन से वो बिल को पृथक पृथक पारित कराना जरूरी अति आवश्यक है, ठीक है। फिर ये सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष उस विधेयक को पेश किया जाता है। ये भी यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को लौटाएंगे नहीं जैसे साधारण विधेयक पे होता है।
पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटाते हैं, लेकिन अगर वो संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति उसको लौटाएंगे नहीं, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ही करेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिए। संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, वह संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करना अति आवश्यक होगा। ठीक है, साधारण बहुमत की तरह नहीं होगा, विशेष बहुमत से। ठीक है, और अगर संविधान संशोधन विधेयक पर किसी प्रकार का गतिरोध हो जाए तो उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। दूसरा, राष्ट्रपति के पास भेजने हस्ताक्षर के लिए भेजने के लिए जब भेजा जाएगा उस विधेयक को तो राष्ट्रपति उसको लौटाएंगे नहीं, बल्कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक बिल पर बहुत ही विशेष अपना महत्व है और उसको इस प्रक्रिया से हमारे संसद में पारित किया जाता है। ठीक, अब समझिए, मैंने आपको पहले बताया था संविधान का आधारभूत ढांचा या संघीय ढांचा। अब आपके मन में आता है कि ये संघीय ढांचा है क्या। देखिए, संघीय ढांचे को समझाने का और स्पष्ट करने का काम किया हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में बताया कि संविधान के आधारभूत ढांचे में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, और ये कोई जो तत्व हैं ये कोई जो बता दिए वो ही नहीं, ये कोई ऐसा नहीं कि हमने जो बता दिया वो अंतिम है, ये समय समय पर कुछ तत्वों को और भी इसमें ऐड करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जो विभिन्न मामले या जो वाद हुए उनमें जो बताया है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि संविधान के मूलभूत अर्थात आधारभूत ढांचे में कौन कौन शामिल हैं। तो सबसे पहले देखिए, 1973 में एक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसका क्या नाम था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि हमारे संविधान में कौन कौन से मूल ढांचे में शामिल है। तो सबसे पहले क्या बताया, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा बताया सरकार का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक ढांचा। तीसरा बताया संविधान की संघात्मक प्रकृति। चौथा बताया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। पांचवा बताया संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। छठा बताया देश की संप्रभुता। इनमें किसी प्रकार की संसद कोई भी बदलाव नहीं कर सकती, ये केशवानंद भारती केस में बताया। फिर 1975 में इंदिरा नेहरू, गांधी और बनाम राजनारायण, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जो 1975 में फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली भी हमारे लोकतंत्र का, हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है। दूसरा विधि का शासन और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, ये भी क्या है, हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसलिए ये समझना कि अगर कितना भी हमारी संसद में कोई भी सरकार को कितने बहुमत क्यों ना मिले, लेकिन वो अपने बहुमत में आपस में आकर कुछ भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को कम करता है, क्योंकि ये हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 1980 में एक फैसला आया था जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में भी उन्होंने बताया था कि संसद की संविधान संशोधन करने की जो सीमित शक्ति है, देखिए ये ठीक है, हम आप समझ लिया हमने इस टॉपिक को कि हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को। लेकिन संसद को ये सीमित शक्ति दी है, असीमित शक्ति नहीं है कि जैसा मन चाहे वैसे बस संविधान करते रहे, संशोधन करते रहे, उसका रूप बदलते रहे, क्योंकि जो बनाया और फिर जब जो रूप आगे बना दिया उसमें दोनों का डिफरेंस हो जाए, ऐसा नहीं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति को भी सीमित शक्ति दी है, न कि असीमित। ठीक है, ये भी हमारे मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अगला इसमें इन्होंने मिनर्वा मिल्स में बताया कि मूल अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों में जो संतुलन है, ये भी क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा। और पुनः एक बार स्पष्ट किया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी क्या है, आधारभूत ढांचा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो केस हुए उन्होंने इस प्रकार से बताया कि संविधान के अंतर्गत मूल ढांचे क्या क्या हैं। एक केस और था SR बोम्मई बनाम भारत संघ जो 1994 में 1994 में आया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता भी हमारे संविधान की आधारभूत ढांचे में है। 1997 में एक फैसला था L चंद्र कुमार, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन भी हमारे संविधान का एक आधारभूत ढांचा है।
तो देखिए किस प्रकार से हमारे संविधान ने, मतलब हमारी संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये संविधान के मूलभूत ढांचे हैं। अलग अलग फैसलों में अलग अलग तत्व स्पष्ट करके ये बताने का प्रयास किया है कि संविधान के आधारभूत ढांचे में क्या क्या शामिल है। और ये भी अंतिम नहीं है, जैसे जैसे ऐसे कोई वाद होंगे, ऐसे कोई फैसले होंगे, उसमें बता दिए जाएंगे कि संविधान के आधारभूत ढांचे में क्या क्या और शामिल है। तो आज हमने ये समझने का प्रयास किया कि भारत के संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है और उस प्रक्रिया को कैसे कैसे हमारे दोनों सदनों से पारित करके आगे इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।